अस्सलाम वालेकुम हाजरा, आप करें आप। Okay, sir. Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from GC University, Faisalabad. And thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे अलीगो हाइड्रोएमनियोस के बारे में। बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि फीटस जो है वो एमनियोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो नॉर्मल होना चाहिए ताकि फीटस जो है इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो है वो फीटस है वो हर किस्म के ट्रॉमा से जो है वो बचा रहता है। फीटस को इससे क्या होता है, एक स्पेस मिलती है मूव करने के लिए, हाथ पाँव मूव करने के लिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा या कम हो तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसके बाद इसमें यह है कि amniotic फ्लूइड जो है वो फीटल यूरिन से बनता है, क्योंकि फीटस कहीं जो है वो यूरिन ड्रेन नहीं कर रहा होता और वो जो यूरिन होता है वो एक तो स्टेरिलाइज होता है, ना कि बैक्टीरियल। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो तब बनता है जब यूरिन जो है फीटस जो है वो यूरिन पास करेगा और जब सब सिस्टम्स क्योंकि जब सब सिस्टम्स मैच्योर होंगे, जैसे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनी अच्छी तरह फिल्ट्रेशन करेगी तो ही यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा और ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है और फिर एक्सक्रीट करता है। इसी तरह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है अमनाटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो तब जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि तब हमारे जितने भी बेबी के जो सिस्टम्स हैं वो इमेच्योर होते हैं, इसीलिए जो है वो तब नहीं बनता। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इसमें जो है वो अमनाटिक फ्लूइड बनता है। उसके बाद इसमें जो है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में जो है वो हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। एक है होता है AFI, मतलब एमनाटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। उसमें यह है कि हम लोग जब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में जो है वो प्रोब को जो है हम लोग इस जगह पे रखते हैं, फीटस एक तरफ से जो है वो लाई कर जाए और अब्डोमेन के जो है वो चार क्वाड्रेंट्स उसमें नज़र आ रहे होते हैं और इनका जो है वो मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर लेते हैं और इनमें हम जो है वो वर्टिकल डायमीटर को ऐड करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कि एमनाटिक फ्लूइड इंडेक्स है। ये जो है गेस्टेशन रेट के साथ साथ जो है ये चेंज होता रहता है। उसके बाद इसमें यह है कि अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड रेंज जो है वो 10 से 30 सेंटीमीटर है 20 वीक गेस्टेशन के लिए, और जो फीमेल आई है अगर उसको मिला है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह है कि फीमेल को जो है वो ओलिगो हाइड्रोएमनियोस है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से अगर कम हो, अगर तो वो 20th वीक पे आई है तो उसका जो है फॉर एग्जांपल 10 से 30 सेंटीमीटर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। लेकिन अगर उसका जब हमने अल्ट्रासाउंड पे देखा अगर उसका 8 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको जो है वो ओलिगो हाइड्रोएमनियोस है। उसके बाद कुछ पॉसिबल काजेज आ जाती हैं, या तो उसमें यह होता है कि या तो इसमें अगर हम लोग देखें कि ओलिगो हाइड्रोएमनियोस की कॉजेज क्या हो सकती हैं। एक तो ये है कि या तो फीटस जो है वो यूरिन नहीं सही तरह बना रहा है, दूसरा ये है कि फीटस यूरिन तो ठीक बना रहा है लेकिन क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा होता है। मतलब कि या तो बहुत कम प्रोडक्शन होगी या उसका जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो मेन काज है वो है रेनल डिसऑर्डर, कोई भी रेनल क्या ले रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। मीन्स के किडनी जो है वो सही तरह नहीं बनी, उन्होंने फिल्ट्रेशन ही नहीं की, तो यूरिन वगैरह जो है वो कैसे पास होगा। उसके अलावा मल्टीसिस्टिक किडनी हो सकती है, मतलब अब नॉर्मल अगर वो फंक्शन कर रही है, या कोई यूटेराइन ट्रैक नॉर्मली हो सकती है, कोई भी किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन, या वो समटाइम प्लेसेंटल इंसुफिशियंसी हो सकती है कि प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक तरह से नहीं आ रही उसके अंदर, तो बेबी उसकी वजह से क्या होता है डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद मैटरनल ड्रग्स अगर कोई फीमेल को यूज़ कर रही है, जैसा कि NSAIDs हैं, वो अफेक्ट कर देती हैं फीटल यूरिन प्रोडक्शन को। उसके बाद इसमें यह है कि अगर हम लोग लीकेज की वजह देखें, एक तो यह है कि उसमें तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, दूसरी है कि लीकेज किस वजह से हो रहा है। लीकेज जो है वो एक तो प्री मेच्योर रप्चर होती है मेम्ब्रेन की, दूसरा यह है कि प्री टर्म प्री मेच्योर रप्शन होती है मेम्ब्रेन्स की। जब हम लोग फीमेल के पल्पेट करते हैं तो फीटल पोल जो है वो इजीली फील हो जाते हैं अब्डोमिनल पल्पेशन पर, और वो जो है वो हमें हार्ट से फील होते हैं। उसके अलावा जब फीटस की प्रोग्नोसिस की जाती है तो उसमें जो है वो लंग हाइपोप्लास्टिक होते हैं, फीटल लंग्स जो हैं वो ठीक तरह से मेच्योर नहीं हुए होते, उसमें रेनल ट्रैक जो है वो मेच्योर नहीं होता। जब फीटल मूवमेंट डिस्टर्ब होती है तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा इसकी जो है वो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ये डिफरेंट कॉजेज हैं ओलिगो हाइड्रोएमनियोस की, कि मतलब कि फ्लूइड जो है वो कम किस वजह से है, एक उसकी प्रोडक्शन कम किस वजह से हो रही थी और उसका लीकेज जो है उसकी क्या वजूहत थी। उसके बाद इसी का एक सेम है अलीगो में, तो ये था कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम था। अब एक इसकी टर्म आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है बेबी के अराउंड हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट होता है, टेंडरनेस सी फील होती है एब्डोमेन में, इसमें फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है।
उसके बाद अगर हम देखें कि फ्लूइड की वजह क्या है, फ्लूइड क्यों ज़्यादा होता है, सबसे पहले तो इसकी जो है मैटरनल कॉज आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये है कि अगर तो फीमेल डायबिटिक है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगर तो फिस्टोला जो है वो मदर के अंदर बन गया तो ये हो सकता है वजह। अगर फीटल कॉजेज़ की देखें तो अगर एक्सट्रीम यूरिन प्रोडक्शन हो रही है ये, उसके अलावा अगर तो मल्टीपल फीटस प्रेगनेंसी है तो तब भी ये जो है पॉलीहाइड्रोमनियोस का जो है वो रिस्क हो सकता है। अगर एसोफेजस फिस्टोलास हैं फिर भी। उसके बाद कुछ न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें जो है वेंसेफेलोपैथी आ जाती है। उसके अलावा अगर तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्विन टू ट्विन में कि बेबी डिलीवरी जो है वो 34 वीक्स पर जो है वो कर दी जाती है, अगर तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम हो तो। उसके अलावा इसमें डिफरेंट जो है इसकी डिफरेंट ये कॉजेज़ आ जाती हैं कि आया कि इसकी रीज़न क्या है कि अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा किस वजह से बन रहा है, इसलिए हमने कुछ डिस्कस किए हैं। मैटरनल कॉजेज़ हैं, फीटल कॉजेज़, न्यूरोमस्कुलर कॉजेज़ वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अगर तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज वगैरह हो या ट्विन ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम हो तो फिर जो है वो बेबी की डिलीवरी जो है वो 34 वीक पे जो है वो कर दी जाती है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एक टर्म है जिसको उसका नाम है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। ग्रेविडेरम वर्ड हम लोग जो है वो प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हाइपरेमेसिस में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। और हाइपरेमेसिस मतलब ग्रेविडम में क्या होता है कि फीमेल को जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का इशू होता है, ठीक है। वॉमिटिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एडवर्स इफेक्ट काज कर सकती है, ठीक है। फीमेल जो है इसके लिए जो है वो डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से। उसके अलावा इसमें यह है कि इसकी कॉजेज़ अगर हम लोग इसकी कॉजेज़ देखें कि हाइपरेमेसिस की जो है मतलब उसको वॉमिटिंग का ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या कह लें कि स्टार्टिंग में तो सिम्टम आता है या वॉमिटिंग नोजिया वगैरह का, लेकिन वो कुछ देर के बाद जो है कह लें कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को मुसलसल वॉमिटिंग का इशू रहे तो उसकी अगर हम लोग कॉजेज़ देखें तो उसमें आ जाता है कि एक तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से। उसके अलावा अगर तो बहुत ज़्यादा बीटा एसीजी का लेवल हो जाए या अगर हाई लेवल हो जाए थायरॉक्सिन का तो ये जो है वजह बन सकती है, इसकी वजह बन सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखें तो इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है मैटरनल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। उसके अलावा प्री टर्म लेबर आ सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। अगर तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अगर इंसेफेलोपैथी है उसकी वजह से, हाइपोटेंशन हो गया है सोडियम लॉस की वजह से, ये भी उसकी वजह बन सकती है। हाइपरकेलेमिया या बहुत ज़्यादा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो एसोफेगस जो है वो थक जाता है, इसमें जो है क्या होता है टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम लोग मेलेवियर स्टेयर्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स जो है वो एसोफेगस की वॉल में बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एवेल्युएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है, आरएफटी करवाया जाता है। जितनी भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉजेज़ हैं उनको जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की कॉजेज़ को जो है वो रूल आउट किया जाता है। उसके अलावा उसकी साइकोजेनिक कॉजेज़ को देखा जाए अगर तो हम लोग इसके ट्रीटमेंट में देखा जाए, ट्रीटमेंट में यह है कि आईवी लाइन मेंटेन की जाती है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जाती है सोडियम सलाइन से। उसके अलावा थायमिन रिप्लेसमेंट मतलब कि क्योंकि ये बी की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको क्या किया जाता है कि विटामिन बी के जो है वो सप्लीमेंटेशन रिप्लेसमेंट की जाती है। उसके अलावा उसको वॉमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं, इसमें जो है वो फिनोथाइजीन जो है ये प्रेग्नेंट वुमन को दी जा सकती है, इसका कोई मतलब क्या साइड इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा। उसके अलावा उसको जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टीराइड्स वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ माइनर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। बैक एक आ जाता है, बैक एक किस वजह से होती है, क्योंकि एक तो यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऊपर से वेट भी जो है वो ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है कि सुपाइन पर जोर पड़ रहा होता है और वो जो है यूट्रस का वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। और अगर किसी को पहले से स्पाइनल डिस्क इशू हो तो फिर उसको जो है वो ज़्यादा बैक एक का मसला हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में देखा जाए नॉर्मली अगर किसी को पहले बैक एक का इशू नहीं है तो उसकी वजह यही है कि एक तो यूट्रस का साइज़ बड़ा हुआ होता है, दूसरा एक वेट ज़्यादा होता है तो वो उसका जो सारा वेट है वो सुपाइन पे पड़ता है, तो इस वजह से फीमेल को जो है वो बैक एक का जो है वो इशू होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पोस्चर को करेक्ट रखे, ठीक है। उसके अलावा वेट लिफ्टिंग हैवी लिफ्टिंग वगैरह से जो है वो अवॉइड करे, ठीक है। अगर तो पेन है तो वो सिंपल एनाल्जेसिक्स वगैरह ले ले, ठीक है। उसके बाद कुछ को जो है वो गर्ड का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, खाना हजम नहीं होता उनको, मतलब वो ये शिकायत करते हैं कि बार बार खाने का मतलब जायका मुंह में, मतलब खाना तो हजम नहीं होता और जायका उसका खाने का जायका भी जो है वो मुंह में आता है, यहाँ कोई एसिडिटी फील होती है। तो क्योंकि बेसिकली जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि स्पिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि
खाना खाएं, लेकिन इसमें यह है कि खाती रहा करें, लेकिन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खा लें, बार बार खा लें लेकिन थोड़ा करके खा लें। उसके अलावा जब वो सोएं तो सर को जो है वो ऊंचा करके सोया करें। उसके बाद एंटीस्टिज वगैरह उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फीमेल्स को हेमराइड्स का इशू हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मजीद जो है ये कह लें कि इसका स्वेयर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसमें लैक्सेटिव्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ को जो है वो एडिमा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हाई होता है तो कैपिलरीज जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर में वेजल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। और ज़्यादा ये फिर क्या करता है कि डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज़ में जाके जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कि ज़्यादा जो है वो हाथों और पाँव वाली जगह पे होता है, ठीक है। उसके अलावा सम टाइम जो है प्री इक्लेम्सिया के पेशेंट्स में जो है ये एडिमा के कह लें कि हाथ पाँव उनके जो है वो उनमें देखने में जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ को वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम होता है। इसमें यह है कि उनको चाहिए कि वो जो है वो उतना बारिश वगैरह ना करें, क्योंकि वेजल्स जो है उससे फट सकती हैं। तो उसके उससे उनको चाहिए कि वो जो है वो टांगे ऊपर करके जो है वो बैठा करें। उसके अलावा कुछ को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो ड्यू टू कह लें कि स्लो पैसेज जो है फूड का, उसकी वजह से जो है वो ग्रेविड यूट्रस या जितनी भी आयरन अगर तो वो ग्रेविड यूट्रस की वजह से, और अगर तो वो कोई आयरन टैबलेट्स वगैरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रही हैं तो वो जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं। इसके लिए उनको चाहिए कि लैक्सेटिव्स लें, इस पर गोल लेती रहा करें, कोई हाई फाइबर डाइट ले लें। उसके अलावा जो है कुछ को जो है सिम्फिस प्यूबिक डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, जब बहुत ज़्यादा यूट्रस का प्रेशर होता है तो तब जो है ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ को जो है वो कॉर्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें जो है वो मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस